नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी टुडे एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राघव दुबे। दोस्तों, भौगोलिक चिंतन में यूनानियों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। वैसे तो भूगोल हर सभ्यता में अपने अपने परिवेश के अनुसार विकास कर ही रहा था, लेकिन जो आधुनिक भूगोल की परंपरा है या आधुनिक भूगोल जो हम लोग पढ़ते हैं, ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत यूनानी भूगोलवेताओं से होती है। उन्हीं यूनानी भूगोलवेताओं में एक नाम है हिकेटियस। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं भूगोल के पिता हिकेटियस के बारे में। और जैसा कि अन्य भूगोलवेताओं में हम लोगों ने देखा कि हम इनके संपूर्ण भौगोलिक योगदान को और इनके जीवन वृत्त को 4 हेडिंग्स में बांट कर समझेंगे। पहला हम देखेंगे इनके जीवन वृत्त के बारे में, फिर हम देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि मुख्य भौगोलिक संकल्पनाएं क्या हैं, और अंत में उनसे संबंधित कुछ यात्रा विवरण या कुछ अन्य भ्रमण से संबंधित जानकारियां हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिकेटियस के जीवन वृत्त के बारे में दोस्तों, और वो हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं के रूप में आपको दिखा रहे हैं। जैसे तो दोस्तों, हिकेटियस के जीवन वृत्त को अगर देखें तो 550 बीसी के आसपास, यानी अनेक्जिमेंडर की मृत्यु के आसपास, अनेक्जिमेंडर की मृत्यु के आसपास इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता थे हेजेसेंडर। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 475 बीसी के आसपास, कहीं 476 भी लिखा रहता है, हुई है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो लगभग 75 साल का इनका जीवन रहा। दोस्तों, हिकेटियस एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में पैदा हुए थे और ये एक राजनीतिज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, दार्शनिक भी थे और भूगोलवेत्ता थे। यूनानी परंपरा के ये गद्य लेखकों में गिने जाते हैं, जो परंपरा होमर से शुरू हुई थी। और एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि आज से आप 2500 साल पीछे लगभग सोच रहे हैं, तो उस समय विषयों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं हुआ था कि यह दर्शन का विषय है, ये इतिहास है, ये भूगोल है, ये सामाजिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं था। संपूर्ण ज्ञान पुंज विश्व का भंडार ज्ञान का बहुत छोटा था, इसलिए कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी जान जाता था तो वो इतिहासवेत्ता, दार्शनिक, कई विषयों में महारत हासिल कर लेता था। तो ये ध्यान रखना है कि उस समय में कोई भी विद्वान अपने को इतिहासकार कहलाना ज़्यादा पसंद करता था, दार्शनिक कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। हाँ, उन लोगों के विवरणों में से हम लोगों ने कुछ भौगोलिक तथ्यों को भी निकाला है और आज के भूगोल से उसको हम लोगों ने मैच कराया है कि हाँ, ये उनकी रचनाओं में या उनके गद्यांशों में ये भौगोलिक विवरण हमको मिले हैं। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों जीवन वृत्त हिकेटियस का। अब हम लोग बात करें हिकेटियस की प्रमुख कृतियां क्या थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रमुख कृतियों में हिकेटियस इतिहासकार भी थे और भूगोलवेत्ता भी, दार्शनिक भी, राजनीतिज्ञ भी। तो इनसे संबंधित जो कृतियां हैं उसमें एक ऐतिहासिक कृति भी है और एक को हम लोग भौगोलिक कृति मानते हैं। तो पहले देखें उनकी प्रमुख कृतियां। तो प्रमुख कृतियों में जो पहली कृति है दोस्तों इनकी, उसका नाम है वंशावलियों का वर्णन।
जीनियोलॉजीज, इसमें इन्होंने ग्रीक योद्धाओं का कविता के माध्यम से उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन किया है। लेकिन दोस्तों, भौगोलिक तथ्य जो उस समय ज्ञात विश्व था, उसके भ्रमण के आधार पर, या मिलेटस नगर जहां इनका जन्म हुआ था, वहाँ व्यापार का भी केंद्र था, शैक्षणिक केंद्र भी था, तो जो व्यापारी इधर उधर व्यापार करके घूम फिर करके आते थे, उनसे सूचनाएं और विवरण इकट्ठा करके उसको व्यवस्थित रूप में हिकेटियस ने जस्पीरियड्स, जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का विवरण, इसमें क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। जस्पीरियड्स, यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस ये बुक है, इनके द्वारा लिखी गई। यह दोस्तों 2 भाग में लिखी गई है। पहले भाग में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया है और दूसरे भाग में इन्होंने अफ्रीका, जिसको ये लीबिया कहते हैं, और एशिया का वर्णन किया गया है। हालांकि यह किताब वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य विद्वानों की कृतियां हैं, उनमें इस किताब के बारे में वर्णन मिलता है। वहीं से हम लोग जानते हैं कि जस्पीरियड्स नाम की कोई बुक हिकेटियस ने लिखा था। अब हम लोग बात करें दोस्तों, प्रमुख भौगोलिक संकल्पनाएं 2500 साल पहले हिकेटियस, याद करिएगा, उस समय सामान्य भौगोलिक संकल्पनाएं जो इन्होंने माना वो कौन कौन सी थी, इसको जरा सा एक नज़र हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जो प्रमुख भौगोलिक मान्यताएं हैं हिकेटियस की, उनकी हम अगर बात करें तो पृथ्वी को इन्होंने वृत्ताकार चक्री की तरह से माना और यूनान को विश्व के केंद्र में माना। दूसरी बात कि विश्व महासागर से घिरा हुआ, पूरा विश्व महासागर से घिरा हुआ इन्होंने माना और विश्व को 2 भागों में विभक्त माना। एक भाग को यूरोप और दूसरे भाग को अफ्रीका और एशिया इन्होंने बताया। और इनकी बाउंड्री यूगजियन सागर, जिसको काला सागर भी कहते हैं, काकेशस पर्वत और कैस्पियन को माना है इन्होंने। दूसरी बात यह है कि अफ्रीका को इन्होंने लीबिया के नाम से वर्णित किया है। नील नदी का स्रोत हिकेटियस ने दक्षिणी महासागर को माना है, यानी दक्षिणी महासागर से स्रोत माना है नील नदी का इन्होंने। कैस्पियन को इन्होंने आंतरिक सागर अथवा पूर्वी सागर की ही एक खाड़ी के रूप में मान्यता दिया है। एनेक्जिमेंडर के मानचित्र पर आधारित एक विश्व का मानचित्र भी हिकेटियस ने बनाया है। तो दोस्तों, ये उनकी प्रमुख भौगोलिक मान्यताएं रहीं। और अब लास्ट हेडिंग में हम लोग हिकेटियस के बारे में ये देखेंगे कि उनके प्रमुख यात्रा विवरण किस प्रकार के हैं और कुछ अन्य जानकारियां जो उन्होंने दी हैं जस्पीरियड्स के माध्यम से, जैसे कुछ जनजातियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है, कुछ नदियों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। तो लास्ट हेडिंग जो अब हम देने जा रहे हैं दोस्तों, वो यात्रा विवरण और कुछ अन्य भौगोलिक विवरण है। तो दोस्तों, कुछ अन्य तथ्यों की भी बात करेंगे हम लोग और थोड़ा सा हिकेटियस के भ्रमण की भी बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि जस्पीरियड्स के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हिकेटियस ने यूरोप से संबंधित विवरण दिया है, जबकि दूसरे पार्ट में उन्होंने लीबिया सहित एशिया का वर्णन किया है। एनेक्जिमेंडर के मानचित्र पर आधारित हिकेटियस का मानचित्र दोस्तों आपके सामने है ये। और उस समय आप देख रहे होंगे कि जो ज्ञात विश्व था वो यही देख रहे होंगे आप। थोड़ा बहुत अगर पहचान पा रहे होंगे तो ये भूमध्य सागर है, थोड़ा सा ये इटली निकला हुआ दिख रहा है, ये टर्की वाला हिस्सा है,
युगजीन मतलब काला सागर का हिस्सा है ये, और चारों तरफ से महासागर घेरे हुए हैं। तो दोस्तों जसप्रिट्स के पहले पार्ट में यूरोप के वर्णन में खास तौर से यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो आपको, तुर्की के बगल में एजियन सागर, आयोनियन सागर और एड्रियाटिक के पूर्वी तट का अच्छा विवरण दिया है हिकेटियस ने। चूंकि यूनानी बस्तियां जहां जहां भी थी बहुत विस्तृत भ्रमण किया था हिकेटियस ने, और यूनानी बस्तियां इधर पूरा ये क्षेत्र है बसी हुई थी, यहाँ तक कि युगजीन या काला सागर के तटीय इलाके का उत्तरी हिस्सा, ये जो कि सीथिया कहलाता था, वहाँ भी यूनानी बस्तियाँ बसी हुई थीं। तो यूनानी बस्तियाँ जहाँ भी बसी थीं हिकेटियस ने विस्तृत भ्रमण किया था। तो उसने अपने यूरोप के विवरण में आयोनियन सागर, एजियन सागर के तटीय क्षेत्रों के बारे में, एड्रियाटिक के पूर्वी तट के बारे में अच्छा विवरण दिया है, और यहाँ पर कई जनजातियों, आदिवासियों का उल्लेख किया है जो लोग संबंध रखते थे यूनानियों से। इसी तरह से हिकेटियस ने एक स्त्री जनजाति की बात की है जो एड्रियाटिक के उत्तरी तट पर वास करती है, और जो पो नदी है वर्तमान में, उसका भी नाम उन्होंने स्त्री ही दिया है, जिसका मैदान बहुत ही उपजाऊ है। दोस्तों ईस्टर नदी की भी चर्चा किया है। ईस्टर का मतलब है डेन्यूब नदी। ईस्टर नदी की भी चर्चा किया है हिकेटियस ने, जो युगजीन सागर या काला सागर में गिरती है, और इसके पूरब में जो युगजीन का उत्तरी तट है इसको सीथिया कहा है, और यहाँ पर मलेच्छनी जनजातियों का इन्होंने विवरण दिया है। इसका मतलब है कि सीथिया के तटीय इलाके ही नहीं, केवल अंदर के बारे में भी इनका ज्ञान अच्छा था। अपने मैप में इन्होंने टैनस या डॉन नदी को भी रिप्रेजेंट किया है। हाँ, इन्होंने इटली के पूर्वी पश्चिमी तट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, जबकि इनको सार्डिनिया का, कोर्सिका का, सिसिली वगैरह का ज्ञान था। इसी तरह से पश्चिमी भाग, जहाँ पर आजकल स्पेन पुर्तगाल वाला इलाका, इसके बारे में इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है। यूरोप को ये मानते थे कि उत्तर में और उत्तर पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। दूसरी बुक में हिकेटियस ने एशिया सहित लीबिया का विवरण दिया है। दोस्तों उन्होंने एशिया माइनर, आजकल जहाँ पर लेबनान है, सीरिया है, इजिप्ट है, ये सब इलाके का विस्तृत ब्यौरा दिया है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले व्यापारियों से सूचनाएं प्राप्त करते थे और कुछ भ्रमण किया इन्होंने। सभी को इन्होंने सम्मिलित रूप से अपनी बुक में प्रस्तुत किया है। दोस्तों हेरोडोटस कहते हैं कि हिकेटियस ने नील नदी बेसिन का अच्छा खासा भ्रमण किया था, और ये थेब्स तक, उस समय यूनानी संस्कृति का केंद्र था, थेब्स तक ये गए थे, और वहाँ पर अमोन देवालय के महंत से भी इन्होंने मुलाकात की थी। इसी तरह से हिकेटियस ने नील नदी का उद्गम, दोस्तों देख लीजिए, माना है समुद्र, दक्षिणी सागर माना है, और इसके नील नदी के ऊपरी भाग में इन्होंने निग्रो और पिग्मी आदिवासियों की चर्चा किया है। इसी प्रकार इन्होंने लीबिया के तटीय क्षेत्रों के कई द्वीपों के बारे में भी विवरण दिया है। दोस्तों जो आजकल लाल सागर कहलाता है, ये आप देख रहे होंगे, इसको अरब की खाड़ी लिखा गया है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फारस की खाड़ी है, ये जहाँ पर यूफ्रेटस और टाइग्रिस, इन दोनों नदियों को रिप्रेजेंट किया है हिकेटियस ने। हिकेटियस ने इस इलाके को, ये वाला इलाका यानी काकेशस पर्वत और खाड़ी के बीच का इलाका को मेडिया कहा है। और दोस्तों यहाँ के आर्मीनिया क्षेत्र के बारे में इसने विवरण दिया है हिकेटियस ने, और कैस्पियन को इन्होंने पूर्वी सागर का ही विस्तृत भाग माना है जो काकेशस तक फैला हुआ है। दोस्तों ये आश्चर्य की बात है, हालांकि हो सकता है कि
उस समय तक अभी बेबीलोन विकसित न हुआ हो, बेबीलोन की चर्चा नहीं किया है हिकेटियस ने। इसका मतलब है कि बेबीलोन की यात्रा इसने नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, भारत के बारे में विवरण दिया है हिकेटियस ने, और हिकेटियस ने लिखा है कि काबुल घाटी और सिंध नदी के उत्तरी भाग के बीच में गंधारी लोग रहते हैं, जिनकी राजधानी कस्पातिरस सिंध नदी के किनारे पड़ता है। लेकिन सिंध नदी के पूरब के बारे में इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया है। सिंध नदी के पश्चिम वाले हिस्से के बारे में ही कुछ शहरों और आदिवासियों की चर्चा इन्होंने किया है। सिंध नदी आप देख रहे होंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाह ये मानते हैं। तो ये है मुख्य रूप से दोस्तों कुछ तथ्य और उनके भ्रमण से संबंधित कुछ जानकारियां हिकेटियस के बारे में। बाकी दोस्तों, हिकेटियस का यह मैप जो हमने बनाया है, इसको मैं डलवा देता हूं आपकी स्क्रीन पर भी, उसको जरूर एक बार देखिएगा। थैंक यू।